नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू ए ब्रीफ अबाउट दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल डेवलप होगी, एग्जामिनेशन की तैयारी और ज़्यादा फोकस्ड और रेजर शार्प होगी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। ये सीरीज़ किन लोगों के लिए है? वे सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ साथ वे सारे क्यूरियस लोग जो हमारे देश में, हमारी दुनिया में, जो कहते हैं ना, जनरल अवेयरनेस को लेकर क्यूरियस रहते हैं, यू विल लव दिस सीरीज ए लॉट। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। अब आप समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है, खास करके मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड यू सी, रीड द थिंग दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। मेंस एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट, वैसी ही चीज़ें जो हैं वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर में पिछले 2 सालों से इश्यू चल रहा है, इज़न्ट इट? अब आपको क्या करना है? एसेस द रोल ऑफ गवर्नेंस फेलियर एंड द पाथ टू रिकॉन्सिलिएशन। मतलब यह है कि आपको ये चीज़ एसेस करनी है। अगर आप कोई एक अधिकारी है, एक ऑफिसर है, तो आपको सरकार इसी प्रकार का आदेश देगी कि आप एसेस कीजिए। और एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार की एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है। मणिपुर में कोई इश्यू चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, ऊपर ऊपर से आपने इसको पढ़ा है, ऐसा नहीं चलेगा। यू शुड नो, इन डेप्थ पता होना चाहिए कि क्या इश्यू है और क्या इसके सॉल्यूशंस है। तो वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर हैं एन बीरेन सिंह, राइट। ये चीफ मिनिस्टर थे, अब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो ऐसी लाइंस का इस्तेमाल होने लगा है, बेटर लेट देन नेवर। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, उस प्रकार से कि अच्छा हुआ, भले ही आपने अब दिया, लेकिन इट्स गुड कि आप गए। इस प्रकार की चीज़ें, ऐसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये जो मणिपुर है, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 2 सालों से यहाँ पर इश्यू चल रहा है। एंड एज यू कैन सी मणिपुर ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा मणिपुर। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी आपने तैयारी की शुरुआत की है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और ये जो मैप हैं इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, कौन से राज्य जो हैं वो कहाँ पर हैं, राइट। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, और हम आज मणिपुर के बारे में बात करें। मैप पर उतना ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, डायरेक्टली टॉपिक की गहराई में जाते हैं। एथनिक वायोलेंस मणिपुर में हुआ 2 सालों से, लगभग 2 सालों से ये वायोलेंस जो है वो चल रहा है। और किन कम्युनिटीज़ के बीच में ये वायोलेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ है, उससे स्टार्ट करेंगे और डेप्थ में जा रहे हैं। तो मेइती कम्युनिटी है और कुकीज़ो ट्राइबल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी शुरुआत हुई मई 2023 से। एंड एक बहुत ही शॉकिंग, एक बहुत ही दुखद चीज़ भी हुई थी। पता है ना कि महिलाओं को ये, उनको कहते हैं ना, उनके कपड़े निकाल कर, द राइट वर्ड इज नी वस्त्र और समथिंग, अभी याद नहीं आ रहा है, बट इट डजेंट मैटर, यू नो व्हाट आई मीन, कि इट इज़ मीन्स हद हो गई, ऐसी चीज़ हुई थी। और पूरे देश में एक, इट वॉज लाइक ए शॉक वेव कि भाई इतनी हद तक लोग जा सकते हैं। तो ऐसा हुआ था मणिपुर में, और तब से ये इश्यू जो है वो, मीन्स ये जो वायोलेंस है, ये आउट ऑफ कंट्रोल एक समय पर हो गया था। फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है वो कंट्रोल आई। और सीएम के रेजिग्नेशन पर जो बात हो रही है ना, मीन्स यही चीज़ है। मीन सीएम के रेजिग्नेशन पर यह कहा गया कि अच्छा हुआ कि आप जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछले 2 सालों से ऐसी सिचुएशन है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप किसी और को चांस दीजिए। और मई 2023 से ये जो चीज़ें चल रही, तो 60,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए और 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस एथनिक वायलेंस, राइट। अब रीज़न क्या है, क्यों ये कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यू चल रहा है? तो उसके पीछे 2 बड़े जो रीज़न हैं। वैसे जब भी कोई 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कोई इश्यू होता है तो ऊपर ऊपर से लगता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कल्चर, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, लेकिन आप डीपर डाउन जाओगे ना, आज के समय में तो यही है। एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, एंड द सेकंड थिंग इज कोटास, राइट।
एक कम्युनिटी ये कह रही है कि भाई इनको कोटास मिल रहे हैं, इनको सारे फायदे मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, इनको सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो मेन रीज़न है, इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। आप सोचिए, एक लंबे समय से अगर कोई कम्युनिटी डिमांड कर रही है तो उनको वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने क्या किया अभी तक? जब तक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चली गई तब तक आपने कुछ नहीं किया। तो कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की, राइट? आई एम श्योर पॉलिटिशियंस जो है उनको तो पता ही होगा कि किन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो आपको शायद न्यूज़ में पढ़ने को ना मिले, लेकिन पार्टी लेवल पर आपको बहुत सारे जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। अब बीजेपी के अंदर भी डिसेंट जैसा माहौल है। बहुत सारे जो बीजेपी के वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं, दे आर नॉट हैप्पी विथ इट। दे आर नॉट हैप्पी विथ कि भाई जिस प्रकार से ये बिरेन सिंह साहब है, तो उनकी जिस प्रकार से मैनेजमेंट की जो स्टाइल थी, तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी। और बहुत सारे जो एमएलएज हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि भाई आप ये जो एन बिरेन सिंह साहब हैं इनको आप रिप्लेस कीजिए। अभी जो बजट सेशन है ये राज्य का, तो इसमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी सिचुएशन होने वाली थी। कांग्रेस के साथ वो मिलकर इनको निकाल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आई और फिर सेंट्रल लीडरशिप को लगा कि नहीं, इसमें एक बदलाव की डेफिनेटली ज़रूरत है, राइट? तो बीजेपी ने अभी इनको रिप्लेस कर दिया है, अभी इनको निकाल दिया है। अब देखेंगे कि आगे लेटेस्ट अपडेट जो आएगी तो वी विल सी के उसमें उनकी जगह पर कौन आता है। बट ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, आपको अगर आप इस एंगल से देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कैसे लोगों की डिमांड जो है वो होती है, फिर लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर फिर रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचते हैं, उसके बाद चीज़ें जो है वो चेंज होते हैं। दिस इज़ हाउ पॉलिटी वर्क्स, ये भी पता होना ही चाहिए, इसके बारे में भी एक अच्छी समझ होनी ही चाहिए। तो अब ये निकल चुके हैं, राइट? इनका एग्जिट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो चैलेंजेस हैं ना वो तो हमारे सामने है ही। अभी मणिपुर में क्या किया जा सकता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू और द गवर्नमेंट शुड डू? तो देखिए, जो मिस हैंडलिंग हुई है ना ये सिचुएशन की, इसकी वजह से जबरदस्त नुकसान यहां पर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी करनी है वो ये है कि ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में नंबर वन प्रायोरिटी अगर कोई है तो दैट इज़, सबसे पहले तो इन दो कम्युनिटी के बीच में एक समाधान हो जाए, एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, एक पीस जो है इसको रिस्टोर करना। दिस इज द नंबर वन प्रायोरिटी। बाकी की सारी चीज़ें फेल रहेगी जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक, राइट? दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो रूट कॉसेज हैं, हमने देखे ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे सिचुएशन, जॉब कोटास, तो ये जो चीज़ें हैं तो इनके रूट कॉजेस तक जाइए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़े वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी, वरना नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी चीज़ें हो। और फिर सालों तक वहाँ पर आप प्रैक्टिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट लेवल पर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन फिर सालों तक, दशकों तक एक दूसरे से एक थोड़ा एक डिस्टेंस रहता है। फिर पता नहीं कब जाकर ये दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो लाइक आई वुड से कि कब जाकर वो बहुत ही नॉर्मल नेक्स्ट जनरेशन या फिर उसके बाद की जनरेशन आएगी तब तक शायद लोग भूल जाए, लेकिन एक लंबे समय तक ऐसे हमारे देश में ऐसा होता है कि फिर वो कभी भूलते नहीं हैं, राइट? वो याद रहता है कि भाई ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा हुआ था। दोनों तरफ की जो स्टोरीज होती है इट गोज़ ऑन, और अनफॉर्चुनेटली फिर सोसाइटी में एक ही जगह पर रहने वाली कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें आ जाती हैं। तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की ज़रूरत है ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, सभी का डेवलपमेंट हो, राइट? सबका साथ सबका विकास, जो टैगलाइन है वही चीज़ यहाँ पर हो। और जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको फिर से रिहेबिलिटेट करना, उनको वापस अपने घरों पर लाना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है तो यहाँ पर फिर से उसको रीबिल्ड करना। ये सबसे पहले कम्युनिटी के बीच में झगड़ा ख़त्म करवाना है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, हैंडशेक करवाना है। उसके बाद जो फिज़िकल चीज़ें हैं, रिहेबिलिटेशन, राइट, रिकन्स्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो, इसके लिए जो लोग अकाउंटेबल थे, जिन लोगों ने ये चीज़ें करवाई हैं, राइट, तो उनको एक सज़ा मिलनी चाहिए और जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को पूरा सपोर्ट करने की ज़रूरत रहेगी। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है यहाँ पर, वे शुड बी इम्पार्शियल, किसी एक कम्युनिटी की तरफ झुकाव ना हो।
ऐसे लोगों को लीडरशिप पोजीशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस में आपको यहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो लास्टिंग पीस है उसके लिए 3 पार्टीज की ज़रूरत है। नंबर 1 इज नई लीडरशिप एट स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट और कम्युनिटीज के बिना यहां पर शांति का वातावरण कभी भी नहीं हो सकता। तो तीनों को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, राइट? तो क्या प्रॉब्लम था, क्या चीज़ें थी, कब इसकी शुरुआत हुई, क्या लेटेस्ट चीज़ें हुई और क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। इस फ्यूचर में इसी विषय पर अगर कोई अच्छी चीज़ें आती है तो विल एक्सप्लोर इट फर्दर, राइट? नाउ लेट मी टेक यू थ्रू द सेकंड वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगेन, ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया कैन सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स ट्रांसफॉर्म द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। जो ई वेस्ट को लेकर जो प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, तो इसको अगर हमें रोकना है, राइट, तो क्या किया जाए? तो क्या सर्कुलर इकोनॉमी, यहां पर स्पेसिफिक आपको ये पूछा है या फिर पूछ रहा हूं कि क्या सर्कुलर इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं, इससे ये जो क्राइसिस है उसको हम अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर इट। ग्लोबली 2.01 बिलियन टन जो है इतना वेस्ट प्रोड्यूस होता है पर ईयर। और इंडिया जो है दोस्तों, ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये आंकड़ा याद नहीं रखना है, समझ लीजिए आप इसको। ई वेस्ट जो है इसमें हमारा रैंक जो है इट इज़ नंबर 3। एज यू नो कि हमारे देश में पिछले कुछ समय के अंदर कितने सारे गैजेट्स जो हैं बहुत ही कॉमन हो चुके हैं ना, गैजेट्स, राइट? हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, घर घर में कंप्यूटर है, टेलीविजन है, देयर आर सो मेनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो ई वेस्ट जनरेशन में हम नंबर 3 पर हैं। 2023-24 में देखिए हमने 1.751 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट किया और 2019-20 का जो आंकड़ा है ना, उससे इसमें 72.54% का एक उछाल है। तो इट्स लाइक दिस, राइट? ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा कि 2019 में हम यहाँ पर थे और 2023-24 में देखें तो हम यहाँ पर हैं, राइट? इतना बड़ा 72.51% इंक्रीज। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा ई वेस्ट हमारे यहाँ पर हो रहा है। अब सॉल्यूशन इसका अगर कोई है तो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? इसका मतलब क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को रीयूज करें, रिसाइकल करें और जो मटेरियल है उसको रीपर्पस करें। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक स्मार्टफोन है। अब ये स्मार्टफोन आप 2 सालों से यूज़ कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आपकी जेब में पैसे आ गए और यू कैन अफोर्ड इट, देन व्हाट यू विल डू, जो भी आपको फ़ोन पसंद, जो भी आपका बजट है, आप अपना पुराना फ़ोन जो है शायद घर पे रख दे या फिर उसको वापस दे दे, क्या कहते हैं उसको, एक्सचेंज करें, राइट? आप उसको एक्सचेंज करेंगे एंड यू विल गेट ए न्यू फ़ोन। तो इससे क्या होगा? अब एक्सचेंज जो होगा फ़ोन, आपने जो पुराना फ़ोन दिया वो कहीं पर जाएगा, उसके पार्ट्स निकाले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? लेकिन सारी चीज़ें हमारे देश में रिसाइकल नहीं होती है। तो इसकी जगह पर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे आपने देखा होगा, मैं चार्जर की बात है ना वो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ये बात कर देता हूँ जो मैं अभी बात कर रहा था वो। लेट मी राइट इट डाउन, चार्जर हियर सो आई विल नॉट फॉरगेट इट। ओके, मोबाइल चार्जर की बात है। तो आइडिया ये है कि आपका जो फ़ोन है उसकी जो मेन बॉडी है, फॉर एग्जांपल स्क्रीन, अंदर की बैटरी और दूसरी जो चीज़ें हैं, तो कंपनी उसको इस प्रकार से डिज़ाइन करें कि लेट्स से आपका एक आईफोन है तो यू डोंट हैव टू बाय 15 एंड देन 16 एंड 17 एंड 18 जो भी है, ऐसा नहीं है। एक आपका फ़ोन है और फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना है तो अंदर के जो भी मदरबोर्ड है, जो भी चीज़ें हैं वो ऐड हो सकती हैं और उतना ही पार्ट निकाला जाएगा, नया पार्ट आ जाएगा। तो जो भी नई चीज़ें हैं वो आपका फ़ोन ऐसे अपग्रेड हो जाएगा। आपकी कार है लेट्स से, तो कार के अंदर जो भी इंजन है वो चेंज हो जाए, कुछ पार्ट्स चेंज हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट ईवी ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम ई वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करना, दैट्स व्हाट सर्कुलर इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, कि जो चीज़ें हैं उनको हम रीयूज करें, रिसाइकल करें। नया खरीदा पुराना फेंक दिया, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ई वेस्ट का इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आंकड़े तो आपने देखे ही। नाउ मैं चार्जर की बात कर रहा था। ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? एक पुरानी डिस्कशन में हमने इस चीज़ को देखा था, आपको याद होगा। यूरोपियन यूनियन ने ये एक लॉ निकाला कि भाई जो अलग अलग कंपनीज है ना, क्या करता है, एप्पल का अलग से चार्जर आता था, लाइटनिंग चार्जर या लाइटनिंग केबल, समथिंग लाइक दैट, और किसी में वो पुरानी पिन और फिर नई सी पिन।
तो ये अलग अलग, तो हर कोई आपको अलग अलग चार्जर्स और इतना ई वेस्ट, यूरोप ने कहा भाई ये सब बंद करो, कंपनीज को बता दिया कि भाई आप सभी का जो चार्जर है ना उसका पॉइंट एक ही होगा। तो अब सभी में आपने देखा होगा सी पॉइंट जो है वो आ रहे हैं, राइट। तो ये एक बदलाव, तो ये भी इसी दिशा में सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ही उठाया गया एक कदम है। और देखा ना कैसे सारी कंपनीज जो हैं इनको फॉलो करने लगी। सर्कुलर इकोनॉमी जो है इससे पॉल्यूशन कम होता है, जॉब्स नहीं जनरेट होती है और सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रमोट होती है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, ई वेस्ट जो है उसका क्या होता है, ये लैंडफिल्स में और अनसेफ रिसाइकलिंग सेक्टर में फिलहाल जाता है, राइट। और इसकी वजह से ई वेस्ट जो होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसका लिस्ट क्या है, व्हाट आर द थिंग्स, ये आप थोड़ा रिसर्च का आपका टॉपिक है, आई विल राइट इट डाउन, R&D। कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये आप ढूंढिए और इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद समवन कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। तो सॉइल और वाटर दोनों को पॉल्यूट करता है और इससे हेल्थ रिस्क भी होते हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए, दिस इज अगेन अ वेरी शॉकिंग फैक्ट, हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो ई वेस्ट है सिर्फ 22% जितना ई वेस्ट ही प्रॉपरली रिसाइकल्ड होता है। रिसाइकल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन प्रॉपरली रिसाइकल जो है ये सिर्फ 22% हो रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व करने का काम करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। नई जॉब्स जनरेट होगी, राइट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रीसाइकलिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वी हैव टू प्रमोट रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रीसाइकलिंग। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यंगस्टर्स जो हैं उनकी एनर्जी को यहाँ पर चैनलाइज किया जा सकता है, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी में यंगस्टर्स मीन्स ऐसा ट्रेंड आ जाए कि भाई आई नया गैजेट नहीं, मैंने अपने ही गैजेट को अपग्रेड कर दिया। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा ट्रेंड यंगस्टर्स स्टार्ट करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स ही बनाएगी कि आप उसको अपने आप से एक दो पार्ट्स चेंज करके आप उसको रिप्लेस करते जाए, राइट। तो ये एक जो चीज़ है, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, राइट। फिर यंगस्टर्स की जो क्रिएटिविटी है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वेस्ट जो है उसको ट्रांसफॉर्म करने में, वेस्ट नहीं उसको एक रिसोर्स के तौर पर एक क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशंस निकालें। और जो यंगस्टर्स होते हैं ऑफ कोर्स, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि यंगस्टर्स ही क्रिएटिव हैं और जो एक्सपीरियंस्ड या फिर जो थोड़े एजड लोग हैं वो इनोवेटिव नहीं, ऐसा नहीं होता है। एज इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इनोवेशन और क्रिएटिविटी। लेकिन जो यंगस्टर्स की एनर्जी है, दैट्स व्हाई आई यूज़ द वर्ड एनर्जी, कि एनर्जी जो है उसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, पॉलिसीज़ ली हैं। तो इसमें एक है नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। याद रखिए, समझ लीजिए इसको, नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी जो है तो इसमें वेस्ट को मिनिमाइज करने की बात है, नंबर 1। एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमाइज करना। ये दो चीज़ें NREP करने की कोशिश कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन है हमारे यहाँ पर, और अटल इनोवेशन मिशन जो है इसके माध्यम से भी यंगस्टर लेड सस्टेनेबल इनोवेशन को एनकरेज किया जा रहा है। फिर मिशन लाइफ, इसके बारे में हमने पास्ट में काफ़ी सारी बातें की थी कि जब तक हमारी हैबिट्स चेंज नहीं होगी, राइट, तब तक हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होनी चाहिए और धीरे धीरे भारत जो है इसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वी हैव टू ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी। और इसके लिए व्हाट वी नीड इज कल्चरल शिफ्ट। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, ये आर्टिकल, ये जो लाइन है इस आर्टिकल की, इट रिक्वायर्स अ कल्चरल शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू वैल्यू। हमारे यहाँ पर वेस्ट को हम वेस्ट के तौर पर ही देखते हैं। वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो वेस्ट को वेस्ट नहीं रिसोर्स के तौर पर देखते हैं एंड दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ इट। हम ये चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि हम कचरे को कचरा, मीन्स हमारे वो एक इन जनरल लोगों की साइकी ऐसी है, कचरा कचरा है, कचरे का कोई काम नहीं है, लेकिन कचरे में से आप वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ये एक कल्चरल शिफ्ट जो है इसकी डेफिनेटली हमारे देश में रिक्वायरमेंट है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, फेथ एंड मॉडर्निटी इन हार्मनी, व्हाट लेसन्स कैन द वर्ल्ड लर्न फ्रॉम द इस्माइली कम्युनिटी। ये जो इस्माइली कम्युनिटी है
इनके एक बहुत ही दिग्गज लीडर, एक बहुत ही बड़े लीडर जो हैं, उनका निधन हुआ है। और आज हम दुनिया में देखते हैं ना, एक एक्यूट पोलराइजेशन है, ये इस कास्ट का, ये इस धर्म का। कुदरत ने एक पृथ्वी बनाई, कुदरत ने इंसानों को बनाया, और हमने अलग अलग देशों में इस दुनिया को बांट लिया। हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ में, कास्ट में, धर्मों में बांट लिया। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में, जब हमें एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में हमें ये जो इस्माइली कम्युनिटी के लीडर हैं और इस्माइली कम्युनिटी हैं, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता ना हो, राइट। गुजरात में उनको खोजा मुस्लिम कहा जाता है। शायद आपने, आई डोंट नो कि हमारे देश के दूसरे राज्यों में उनको क्या कहा जाता है, लेकिन इस्माइली मुस्लिम कहा जाता है, और गुजरात में खोजा मुसलमान या फिर खोजा मुस्लिम उनको कहा जाता है। अब जब ऐसा माहौल है, राइट, ऐसी जो एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और सुपरमैसिज्म ऐसी दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को चीज़ें मिल रही हैं, हमारे देश में भी कुछ पॉकेट्स में, हर जगह पर नहीं, कुछ कई बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं ऐसी, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इन जनरली हमारा देश जो है वो काफ़ी शांत है और काफ़ी चीज़ें अच्छी दिशा में चल रही होती हैं। ओके, इतना दुनिया की 17% पॉपुलेशन, एक देश में 17-18% पॉपुलेशन, और अगर उसमें थोड़ी एक आई होप, मैं तो यही चाहूँगा कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा अगर हो जाता है तो वी शुड नॉट टेक इट एज कि पूरे देश का माहौल ऐसा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी करे, इट्स ऑन देम, लेकिन वो भी क्यों ऐसा करती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें चाहते हैं, तो उनको लुभाने के लिए ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती है। एनीवेज, नॉट गोइंग टू मच डीपर इनटू, डाइवर्ट नहीं करना है, फटाफट इस टॉपिक को देखना है। तो पॉलिटिक्स और इस प्रकार की जो हेट और इनटॉलरेंस और ऐसी चीज़ों की वजह से तो और ज़्यादा माहौल ख़राब होता है, और ऐसे समय पर ऐसी कोई कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट, जो मीन्स हम सब ऐसे ही है ना, कि हम इंटरफेथ डायलॉग में बिलीव करते हैं, हम प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। ऐसे ही थे आगा खान फोर्थ, राइट, इस्माइली मुस्लिम थे ये, और अभी उनका निधन हुआ है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ट्वीट किया था। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो हमें इनसे सीखने को मिलती हैं। उन्होंने ये जो रिग्रेसिव ट्रेंड है तो उनको डिफाइड यानी कि मीन्स बेसिकली उन्होंने एक नया रास्ता इस्माइली मुस्लिमों को दिखाया। और आगा खान जो हैं, उनकी जो लेगेसी है, इट इज़ अबाउट टॉलरेंस एंड मॉडर्निटी। वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस और मॉडर्निटी में विश्वास रखते थे, और जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनने का काम जो है उन्होंने सिखाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो इस्माइलीज़ हैं तो उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इस दिशा में हमेशा वो लेकर गए एज ए लीडर। और अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, मीन्स कुछ ऐसे गांव हैं वहाँ पर भी, मीन्स आई नो दिस प्लेस, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उनका फार्म हाउस है इन अपने शासन, गीर का नाम सुना होगा, गीर, यो SCRT क्लाइंट्स जहाँ पर है गुजरात में, वहाँ पर। तो आई गो देयर मेनी टाइम्स इन अ ईयर, 3-4 बार एक साल में तो आई गो देयर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो जो फार्म है, वो जो जिस गांव में है, वो तो इट्स इन सॉर्ट ऑफ जंगल एरिया। तो वहाँ से अगर आप जो नेक्स्ट गांव की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको एक बहुत बड़ी स्कूल देखने को मिलती है, वो भी आगा खान के द्वारा, मीन्स इनकी ही जो कम्युनिटी है इस्माइली मुसलमानों के लिए, या फिर मीन्स दूसरे लोग भी जाते, लेकिन बनाया जो है वो इन्होंने बनाया है, राइट। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जगहों पर हॉस्पिटल्स, रूरल प्रोग्राम्स, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है, तो इसमें 96,000 लोग 30 देशों में के अलग अलग देशों में काम करते हैं। और अफ़गानिस्तान जैसे देश जहाँ पर तालिबान जो है वो इनको फिर मुसलमान नहीं मानते हैं, पाकिस्तान में भी इनके साथ इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो अच्छा काम है वो उन्होंने नहीं छोड़ा है, राइट। हमारे देश के मीन्स बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होगी। अजीम प्रेमजी साहब जो हैं वो भी इस्माइली हैं। इसके अलावा परवेज़ हुड बॉय हैं, शर्मीन ओबैद, और दूसरे हैं इदरीस हसन लतीफ़, हमारे इंडियन फोर्स के
इंडियन एयरफोर्स के चीफ, राइट, फॉर्मर MC चागला, ज्यूरिस्ट और डिप्लोमेट। तो ऐसे बहुत बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, लेकिन इस छोटी कम्युनिटी ने कहते हैं ना पंच अबाव देयर वेट, के छोटी कम्युनिटी लेकिन बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में किया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसी अच्छी बातें तो हमें शेयर करनी ही चाहिए, राइट। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती रहती है, लेकिन उसमें अच्छाई को नहीं भूलना है। और 2015 में सरकार ने आगा खान साहब जो हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और उनके जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने, आगा खान साहब जो हैं, आगा खान फोर्थ, तो जब वो 21 ईयर के थे, जब 21 साल के थे, उस समय पर उनके दादाजी ने इनको इमाम बनाया और कहा कि भाई एटॉमिक एज चल रही है, तो एटॉमिक एज में कोई यंग लीडर की ज़रूरत है। सोचिए उनके दादाजी भी कितने विजनरी होंगे। तो 21 साल के जो आगा खान साहब थे, उस समय पर 21 साल के थे, तो उनको इमाम बनाया। और उनकी जो लीडरशिप है उसने हमेशा इंक्लूसिविटी और प्रोग्रेस की तरफ ही ये कम्युनिटी और देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने करवाई हैं। सो ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगेन आप सिविल सर्विसेज की जो आपका जो सिलेबस है उसमें देखेंगे, देन यू विल फाइंड कल्चर, सोसाइटी, राइट, यू विल फाइंड सेक्युलरिज्म एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस आर्टिकल के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, राइट। ये रहा फोर्थ, ओके। एथिकल AI गवर्नेंस। AI को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे बड़ा जो एक प्रश्न है, दैट इज एथिकल यूज ऑफ AI। सो कैन AI कैन AI मुझे एक्चुअली ऐसा हुआ, आई नीड टू ड्रिंक वाटर, राइट। आई एम स्पीकिंग फॉर नियरली 30 मिनट्स। कैन एथिकल AI गवर्नेंस ब्रिज द गैप बिटवीन इनोवेशन एंड रेगुलेशन ऑन ए ग्लोबल स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देखते हैं, समझते हैं। पेरिस में AI एक्शन समिट होने वाली है। कहाँ पर? पेरिस में। और इसको को चेयर करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो पेरिस में हो रही है, तो उनके को चेयर, तो दूसरे जो चेयर हैं वो कौन होंगे? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इज़न्ट इट। और एड्रेस जो AI गवर्नेंस है, इसको एड्रेस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब चाइना ने अभी बजट फ्रेंडली डीप सीक निकाला, राइट। और इससे ग्लोबल कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है। चैट GPT आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर शायद यूज़ किए, या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी चैट GPT ने। लेकिन ये जो डीप सीक है उसने बहुत छोटी अमाउंट में, डीप सीक का या फिर चाइना का ये दावा है कि चैट GPT से भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म उन्होंने डिज़ाइन किया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये कहा है, वी नीड टू अवॉइड एन AI वाइल्ड वेस्ट। हमें वी हैव टू मेक श्योर कि AI जो हैं वो हम सब के लिए गुड साबित हो। ऐसे ही इसमें कोई झगड़ा झगड़ी, टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन ना हो जाए। द समिट एम्स टू हार्नेस AI's पोटेंशियल व्हाइल मिटिगेटिंग इट्स रिस्क। ये जो समिट है इसका मेन लक्ष्य ही यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पोटेंशियल है ना, उसका हम गुड इस्तेमाल कर सके, लेकिन इसके जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट यानी कि उनको कम से कम हम करें। इसी दिशा में इस समिट में इसी दिशा में ये समिट जो है वो काम करना चाहती है। अब एक लंबे समय से USA का टेक डोमिनेंस रहा है, टेक्नोलॉजी में US जो है उसका एक अपर हैंड रहा है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। अलग अलग देश जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ रहे हैं। तो अब चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी एक लेवल पर देखें तो टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें USA के पास हो, अब दूसरे देश भी आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन एक जो डोमिनेंस था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और वर्ल्ड लीडर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर जो गैदर होंगे, तो यही है कि कंसेंसस के माध्यम से AI को कैसे गवर्न किया जा सकता है। इससे पहले ऐसा जो चैलेंज मुझे देखने को मिला था, दैट वाज ऑन बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के लिए पूरी दुनिया के देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। वैसे ही AI गवर्नेंस के लिए सारे देशों को मिलकर दुनिया के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। जो मैंने बताया ना कि जो इसके पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना है, लेकिन जो रिस्क हैं उसको कम करना है। तो इसके लिए सारे सबका साथ सबका विकास चाहिए आपको। 2023 में UK में समिट हुई थी AI की, तो उस समय पर 28 देशों ने ये प्लेज ली थी कि हम AI के रिस्क को कंट्रोल करेंगे या फिर उसको लेकर जो भी चीज़ें करनी है वो करेंगे। और उसके बाद देखिए साउथ कोरिया एक ऐसा देश बना जिसने
एक नेटवर्क ऑफ पब्लिक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स जो हैं इसकी स्थापना करने का प्लान जो है वो भी बनाया है. सो दिस आर द थिंग्स. नाउ रिमेंबर कि जो पेरिस में ये जो समिट होगी तो इससे ऐसा नहीं होगा कि नए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, लेकिन एज यू नो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के आने से पहले यू नीड डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट, ये सारी चीज़ें. तो यही प्रोसेस चल रही है. धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो उसमें हमें और ज़्यादा रॉक सॉलिड रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर एक सॉलिड सिस्टम या फिर फ्रेमवर्क जो है वो हमें देखने को मिल सकता है. ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस इज क्रूशियल टू एड्रेसिंग इट्स डेंजर्स. इस पर डिस्कशन हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. और पेरिस जो समिट है उसका एजेंडा है तो फोकसेस ऑन एथिकल, डेमोक्रेटिक एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो की इश्यूज हैं उसमें ये भी है कि एक इंक्लूसिविटी हो, फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा, किन की जॉब्स जाएगी, हम उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन ट्रेन पीपल फॉर एआई, ये सारे प्रश्न हैं. और एआई जो है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए. बहुत सारी नेगेटिव और गंदी गंदी चीज़ें भी एआई के माध्यम से की जाती है, विच इज़ नॉट कूल, इज़ नॉट कूल एट ऑल, राइट. पब्लिक सर्विस एआई को कैसे यूज़ करेंगे, इनोवेशन, कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस की जाएगी और सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी. Right, now let's jump on to the fifth topic of our day, and it is about RBI rate cut. तो प्रश्न ये है, how effective are rate cuts in addressing India's economic slowdown amid global uncertainties? Dear friends, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को, आई एम श्योर आपको ज़रूरत नहीं है मुझे समझाने की कि भाई रेपो रेट क्या है, कैसे काम करता है, राइट. आई बिलीव कि आपकी उतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे समझानी चाहिए, तो यू हैव टू लेट मी नो. आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा. इफ़ यू वांट कि मैं आपको फ्यूचर में, अगर रेपो रेट की बात हो रही है या फिर ऐसी कोई फाइनेंशियल या फिर कोई भी चीज़ है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसकी और गहराई में जाऊं, तो मुझे थोड़ा बताते रहिएगा, राइट. ये सीरीज़ आपके लिए ही है. जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या चाहिए, मीन्स कैसे चाहिए. जैसे जैसे आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे, आई वुड बी एबल टू डू इट. मैं आई कैन गो डीपर इनटू रेपो रेट, आई कैन जस्ट ये चीज़ हम यहाँ से ही समझ कर आगे बढ़ सकते हैं. तो डू लेट मी नो एंड वी विल फाइंड ए वे आउट. ओके, तो 6.25% अभी रेपो रेट है. 25 बेसिस पॉइंट इसको कम किया है. बेसिस पॉइंट पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा. 100 बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट को बीपीएस कहा जाता है, इज इक्वल टू 1%. 100 बीपीएस इज इक्वल टू 1%. नाउ यू गाइज आर स्मार्ट, तो आपको पता है 25 बेसिस पॉइंट जो हैं दैट मीन्स हम कितने परसेंटेज, राइट. तो 0.25% जो हैं ये कम किया है. 6.50 था रेपो रेट, अब इसको 6.25 किया है. तो इससे लिक्विडिटी जो है वो बूस्ट करने की कोशिश है, और लिक्विडिटी के साथ साथ आई वुड से ग्रोथ जो है उसको बूस्ट करने की कोशिश है. और पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट को कम किया गया है. आपने देखा ना कि कैसे कोविड आया उसके बाद से कभी रेपो रेट कट नहीं हुआ था, तो अब रेपो रेट जो है उसको कम किया गया. 5 सालों में पहली बार ऐसा है. और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोशिश यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बैलेंस करने की कोशिश जो है यहाँ पर आरबीआई ने की है. और हमारी जो आंकड़े हैं, जो प्रोजेक्शन है, हमारी जीडीपी का जो एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तो 2023-24 में हम 8.2% तक पहुंचे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है दैट इज 6.7%. तो हमें और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए. ग्रोथ के लिए यूनिट के लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, ज़्यादा खर्च करें, लोग जो हैं वो चीज़ों को ख़रीदें, कंपनीज जो हैं वो चीज़ों को प्रोड्यूस ज़्यादा करें. तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए. पैसों का फ्लो जो है वो स्मूथ होना चाहिए. और पैसों का फ्लो जब स्मूथ होता है तो एक दूसरा चैलेंज भी आता है, दैट इज इन्फ्लेशन का. तो अभी जो आरबीआई का टारगेट है ना कि 4% मीन्स 2 से 6 की रेंज में रहना है और लगभग 3 से 4 के बीच में रहें इन्फ्लेशन, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स ओके. लेकिन 4 से ऊपर है तो दैट इज थोड़ा रेड, यू नो व्हाट आई मीन. तो अभी ऐसी सिचुएशन है 4% से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई जो है वो उसको एक कॉन्फिडेंस है कि भाई भले ही थोड़ा इन्फ्लेशन रहा लेकिन ग्रोथ जो है उसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए. गवर्नर साहब हैं संजय मल्होत्रा, एज यू कैन सी हिम ऑन योर स्क्रीन. और उन्होंने जो एक स्पेक्यूलेशन था
कि प्रोलॉन्ग्ड रेट कट साइकिल स्टार्ट होगी, तो उन्होंने इस चीज़ को डिसमिस कर दिया है, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, फ्यूचर की चीज़ें जो है वो फ्यूचर में देखेंगे। इंडस्ट्री ने इस मूव को वेलकम किया है। बोरोइंग कॉस्ट पर ऑफ कोर्स इसकी एक इम्पैक्ट जो है वो आती है, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। बैंक्स जो हैं उनके पास अभी लिक्विडिटी का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, तो ये रेट कट का बेनिफिट बोरोवर्स को मिलेगा, डायरेक्टली मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा डिले हो सकता है। जब भी रेपो रेट कम होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे से, चलो लोन की ईएमआईज और ये सारी चीज़ों में तो चेंज आता है, लेकिन जो लोन की रेट हैं ये इसमें मीन्स वक्त लगता है। बैंक ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं कर देती है, थोड़ा वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी, राइट, बैंक लेवल पर। तो लोन ईएमआईज में डिक्रीज बट द इम्पैक्ट कुड बी लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर रिजर्व बैंक जो है उसने कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो देखिए यहाँ पर बैंक्स जो हैं अब उनको जो डोमेन है दैट विल बी बैंक.in, और जो नॉन बैंक्स हैं उनको fin.in ये डोमेन यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आरबीआई जो है वो डिजिटल फ्रॉड को कम करना चाहती है, और जो कंज्यूमर है उनका ट्रस्ट जो है उसको बूस्ट करना चाहती है। दैट्स वाई वी सी के केबीसी और बहुत सारी, मीन्स आई डोंट वॉच रेगुलरली, लेकिन मैंने देखा है कि केबीसी में कई बार अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो कहते हैं, ये जो आरबीआई कहता है, तो ऐसी अवेयरनेस के कैंपेन्स जो हैं वो चलते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। तो आरबीआई चाहती है कि हम ये जो एक अभी बहुत चीज़ें आ रही है ना, ये डिजिटल अरेस्ट एंड बहुत ऐसे फ्रॉड और सारी चीज़ें, तो इनको रोकने की कोशिश है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश है। और स्ट्रिंजेंट जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं इनको उन्होंने डिफ़र कर दिया है 1 अप्रैल से जो होने वाले थे। तो उनके जो प्रीडिसेसर थे शक्तिकांता दास साहब, तो उनके कंपैरिजन में मल्होत्रा साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू रेगुलेटरी स्टैंस तो फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं। और बैंक जो है उनको थोड़ा और वक्त मिलेगा लिक्विडिटी और कैपिटल रिक्वायरमेंट को सॉर्ट आउट करने का। ग्लोबल सर्टेन अनसर्टेनिटीज़ की बात करें तो एक तो जो चीज़ है दैट इज़ वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस। अभी एनर्जी प्राइसेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, अप डाउन हो रहे हैं, तो ये एक अनसर्टेनिटी है। एंड सेकंड थिंग इज़ यूएस मॉनिटरी पॉलिसी, तो उसमें क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे ग्रे एरियाज है जिसकी वजह से अभी ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। लेकिन जो आरबीआई है उसका एक कोशियस अप्रोच है अभी, तो वो ग्रोथ को फोकस करना चाहता है विदाउट जेप्रोडाइजिंग स्टेबिलिटी। तो बस यही तो थी आज की डिस्कशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। और मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ी, राइट। देखिए ये जो सीरीज़ है ना, इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग एनी एहसान और एनीथिंग, ऐसी बात नहीं है। आई लव दिस सीरीज़, ऑनेस्टली आई लव दिस सीरीज़। लेकिन होता यह है कि एक मैं जब बनाता था इस सीरीज़ को, पहले वीडियोस को रिकॉर्ड करता था, तो इट टेक्स 35-40 मिनट्स, इट डिपेंड्स। ऐसा मेरा कभी नहीं है कि 30 मिनट में सारी चीज़ें, इसमें कई बार 45 मिनट्स भी हो जाती हैं। तो इसके पहले की जो रिसर्च है उसके लिए भी वक्त लगता है, फिर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करना, रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो को अपलोड करना, इसमें वक्त लगता है। एक बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए आपको अगर आपको इसको रेगुलर करना है। एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट आई एम इन्वॉल्वड इन। लेकिन एवरी सिंगल डे या तो इंस्टाग्राम के मैसेजेस में, या तो फेसबुक के मैसेजेस में, या तो पुराने वीडियो या फिर नई रील्स की कमेंट में, राइट, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सीरीज स्टार्ट कर दो। और हुआ क्या है पता है, आई जस्ट रियलाइज आई वॉज मीन्स पिछले 15-20 दिनों से ये डिस्कशन चल रही थी मेरी टीम के साथ। और एक्चुअली हुआ ऐसा, एक वक्त था जब 10,000-15,000 लोग जो हैं वो इससे भी ज़्यादा लोग देखते थे। लेकिन जो कहते हैं ना, जिनको ये वीडियो काफ़ी पसंद था, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी उन्होंने मीन्स एग्ज़ाम क्रैक किए, किसी ने छत्तीसगढ़ की जो पीसीएस है वो क्रैक की, किसी ने यूपीएससी क्रैक की, राजस्थान, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्टेट्स, राइट। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एग्ज़ाम क्रैक हुई, क्योंकि मेरा फोकस रहता है एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, इन सारी चीज़ों पर। न्यूज़ जो है वो कोई भी पढ़ सकता है, मीन्स, और न्यूज़ आई डोंट थिंक सो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। न्यूज़ तो आप खुद पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स में आपको वो हो सकता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, और उसमें और वैल्यू एडिशन जो है वो मेरी तरफ से हो सकता है। एज एन एजुकेटर दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज, मीन्स इसी दृष्टिकोण से हमेशा ये देखा है इसको। ओके, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ तो एनीवेज, तो
आई वॉज हैविंग ए वर्ड विथ माई टीम और फिर ये पता चला कि यार बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड क्यूरियसली एजुकेशन. लोग सर्च कर रहे हैं प्रशांत मावानी सर वीडियोस एक्सेट्रा, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको पुराने वीडियोस मिल रहे हैं, नए वीडियोस नहीं मिल रहे हैं. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर हमने अभी काम किया है एंड होपफुली कुछ वीडियोस जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे आप लोग देखेंगे और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप चाहें तो रेकमेंड करें. अगर आपको लगता है नहीं दिस इज़ ए गुड, तो फिर आप रेकमेंड करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. तो जब रिकमेंडेशन आएंगे तो फिर धीरे धीरे जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि भाई ये जो एजुकेटर हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर हैं, वो सर्च करेंगे तो मैं उनको मिल जाऊंगा एंड होपफुली दे विल बी कनेक्टेड, वी विल बी कनेक्टेड अगेन. तो यही तो बस एक छोटा सा प्लान है एंड आई एम श्योर आपको रील्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी. मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में, ये जो सीरीज़ है, तो इसमें मैं खुद अपना फेस और मैं आपको दिखूं. फिर सोचा कि नहीं यार वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है उसके, फिर आई डोंट लाइक ऐसे काउबॉय जब मुझे फिर लाइट वाइट सारी चीज़ें चाहिए. तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, उसमें वक्त लगेगा. फोकस करते हैं कंटेंट पर, फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको जल्द से जल्द ये वीडियो मिले और रेगुलरली मिले. तो नहीं चलो बस अब टू मच, मैं भी अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, आप क्यों सुनते हो. चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.